यस, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अलवर, भुवनेश्वर, नरवना, ब्यावर, बीकानेर, मुरादाबाद, जलंधर, साउथ एक्स, कोहाट, हरिद्वार। एक बात बताओ, आपने कल डिडक्शन के क्वेश्चन किए या नहीं, ये बता दो। आपने डिडक्शन के क्वेश्चन किए या नहीं, ये बता दो। चलो किए। अहमदाबाद वालों ने नहीं किए, पागल बच्चे हैं। एमसीक्यू में डाउट है पाखंड वालों के, अहम ब्रह्मास्मि। चलो मैं आपको आज का दिन और दे दूं कि एक बार क्वेश्चन करने के लिए और एमसीक्यू के लिए। कल मैं आपके डाउट ले लेता हूं, एमसीक्यू के, पीजीबीपी के और इसके दोनों के। कल ले लूं, कल ले लूं एमसीक्यूज के। यस श्री गंगानगर, ये मार्क करके रखना, कल ले लेता हूं मैं डाउट। ठीक है, तो कल मैं आपके डाउट भी ले लूंगा पीजीबीपी के, पीजीबीपी के डाउट ले लूंगा, और पीजीबीपी के जो एमसीक्यूज के डाउट है वो ले लूंगा, और डिडक्शन के डाउट ले लूंगा। ठीक है, तो मैं कल दोनों चीजें ले लूंगा। कल पक्का ले लेना, यस कल पक्का। यस श्री गंगानगर, कल पक्का, बट आज आप करके आओगे। ठीक है, कब से जीएसटी स्टार्ट हो रहा है? जीएसटी 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 5 तारीख से तुम्हारा जीएसटी स्टार्ट हो रहा है, 5 तारीख से। हाँ, अभी अपने चैप्टर पेंडिंग कौन से है मैं बताऊं आपको। एक तो टीडीएस बाकी है, एक रिटर्न फाइलिंग बाकी है, और एक तुम्हारा एग्जेम्प्ट इनकम बाकी है। ये 3 बाकी है, और कुछ टोटल इनकम के आपको क्वेश्चन करवाने हैं, वो बाकी है। पीपीएफ क्या एटीसी में जाएगा? यस, पीपीएफ तो एटीसी में ही जाएगा, पागल बच्चों। हाँ, तो इसमें से मैं बताऊं, टीडीएस वाला जो है, एडवांस टैक्स टीडीएस, ये अपने 3 लेक्चर में हो जाएगा, आज, कल एंड परसों। उसके बाद ये 2 है, ये दोनों एक एक लेक्चर, एक इसका और एक लेक्चर इसका। ये 3 लेक्चर मैं आपको दे दूंगा एलएमएस में। ठीक है, हाँ आज तो दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है ना। चलो बाकी में है जो 2-3 टॉपिक है छोटे छोटे 2 वाले, वो मैं आपको एलएमएस पे डाल दूंगा। जीएसटी खत्म कब होगा? आई डोंट नो, जीएसटी मैं नहीं पढ़ा रहा आपको। हाँ, रिवीजन में वीडियो में सबसे पहले कैपिटल गेन पीजीबीपी डालूंगा बस। चलो अब है ना, फटाफट पढ़ लेते हैं टीडीएस, नहीं तो टीडीएस पूरा नहीं होगा 3 दिन में। ठीक है, अपने पास 3 दिन है, 6 घंटे, 3 दिन 6 घंटे। ठीक है, और 6 घंटों में अपने को टीडीएस कंप्लीट करना है। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, 3 टॉपिक है जो अपने को कंप्लीट करने हैं। यस 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 यस। चलो अब एक काम करते हैं, अपन लोग चालू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले टीडीएस। अब एक बात बताओ, ये टीडीएस होता क्या है? इस कंसेप्ट को आपको मैं बता देता हूं, टीडीएस होता क्या है। टीडीएस होता क्या है, टीडीएस किसको बोलते हैं, समझने की कोशिश करना। तो टीडीएस किसको बोलते हैं कि जब भी आप किसी को कुछ पेमेंट करते हो तो उसमें से उसका कुछ ना कुछ टैक्स काट के पहले ही आप गवर्नमेंट को पे कर देते हो। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड टीडीएस करके। ठीक है, अब एक चीज समझना, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे प्रोवाइज में एम्प्लॉय है दीपक अपना, लोबो करके। तो लोबो को हम सैलरी देते हैं, तो सैलरी में से क्या करते हैं, कुछ पार्ट काट के पहले ही गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। दैट इज कॉल्ड टीडीएस। प्रोवाइज से हम पोपली सर को फीस पे करते हैं, प्रोफेशनल फीस, उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट है वो पहले ही काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। दैट इज कॉल्ड टीडीएस। आप मुझे पूछोगे टीडीएस लाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि रिसीवर क्या करता था, जो पैसा मिलता था ना उसको उड़ा देता था। रिसीवर जिसको पैसा मिलता था, इनकम मिलता था, वो उड़ा लेता था। ठीक है, बड़ा भाव खा लेता था। और जब असेसमेंट ईयर में टैक्स भरने की बात आती थी तो टैक्स भरने के लिए बोलता था बाबा जी का टुल्लू, उसके पास पैसा ही नहीं है टैक्स भरने के लिए। जब असेसमेंट ईयर आता था तो असेसमेंट ईयर में तो उसके पास टैक्स भरने को पैसा ही नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा कैसे? तो आपका पहले जब आपको कोई इनकम मिलेगा ना, उसमें पहले ही आपका टैक्स काट दिया जाएगा और वो गवर्नमेंट को जमा करवा दिया जाएगा। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड टीडीएस। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको और इजी एग्जांपल जिससे आपको समझ में आ जाए कि टीडीएस होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक बात समझो, आज आप अपनी मम्मी के पास गए और मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे 70 रुपीज दे दो, मुझे एक क्लासमेट का नोटबुक खरीदना है। आपको एक नोटबुक खरीदना था और नोटबुक खरीदना था, उसके लिए आप मम्मा के पास गए और मम्मा को जाके बोलते हो मुझे 70 रुपीज चाहिए मम्मा, मुझे नोटबुक खरीदना है। मम्मा ने बोला कि 70 रुपए चेंज नहीं है बेटा, तुम 100 रुपया ले लो और 100 रुपया लेके एक काम करो, मुझे 2-3 दिन बाद जब भी हो आप 30 रुपए वापस कर देना।
अब एक बात समझना, मम्मा ने आपको 100 रुपए दे दिया और 3 दिन के बाद मम्मा आपसे 30 रुपए वापस मांगती है। 3 दिन के बाद मम्मा आपसे 30 रुपए वापस मांगती है, क्या होगा? दो चीजें हो सकती है। या तो आप बोलोगे आपके पास पैसा है ही नहीं, आपने खर्च कर लिया, वड़ा पाव खा लिया। या फिर आपके पास 30 रुपया है तो लेकिन देते टाइम आपको बड़ा दुख होगा। मम्मी के हाथ में ऐसे रखोगे, लो ये 30 रुपया खा के जा रहा था क्या? तुम्हारा खुद का ही तो बेटा था, तुमने ही तो जन्म दिया था, भरोसा नहीं था क्या? मैं छोड़ समझती हो क्या मुझे? मैं दे ही दूंगा ना 30 रुपया। मतलब कितना बुरा लगता, कितना बुरा लगता। एक बात बताओ, मम्मा ने 70 दिया होता तो उतना बुरा नहीं लगता। अगर मम्मा ने आपको पहले से 70 रुपीज ही दिया होता तो इतना बुरा नहीं लगता जितना 100 देके और 30 मांगना बुरा लगता है। ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता था कि लोगों के पास जब पूरी इनकम आ जाती थी और फिर बोलते थे टैक्स भरना है, तो बाबा जी का ठुल्लू, टैक्स भरने का मन ही नहीं होता था उनका, या फिर उनके पास पैसा ही नहीं होता था टैक्स भरने को। तो गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट निकाला, दैट इज कॉल्ड टीडीएस। गवर्नमेंट ने बोला कि जब आपको कुछ पैसा मिलेगा ना, वहीं पे उस पेयर को बोला, पेयर को बोला कि भाई तू उसमें से कुछ ना कुछ काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दे। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड टीडीएस। अब एक बात समझना, टीडीएस टॉपिक में ध्यान रखना, हमेशा देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू पार्टीज, दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा टीडीएस में करके, ठीक है। एक तो पार्टी होती है पेयर, पेयर मतलब जो पे करेगा, और दूसरा होता है पेई, मतलब जिसको पे किया जाएगा। पेयर और पेई। एक बात बताओ, टीडीएस कौन काटेगा? टीडीएस हमेशा पेयर काटेगा, और किसका टीडीएस काटेगा? पेई का। पेयर टीडीएस काटेगा पेई का, जो भी रेट रहेगा उस रेट से टीडीएस काट के पेयर गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। तो पेयर टीडीएस काटेगा और किसका काटेगा? पेई का। पेयर टीडीएस काटेगा पेई का। अब एक और चीज समझना आप लोग, आपका क्वेश्चन ये रहेगा सर टीडीएस काटना कब है? मींस कौन से इवेंट पे टीडीएस काटना है, टीडीएस कब काटना है? तो टीडीएस काटना पड़ेगा या तो पेमेंट या क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो या फिर उसको अकाउंट को क्रेडिट करते हो, विच एवर इज अर्लियर वाला इवेंट रहेगा, वो अर्लियर वाले इवेंट पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक बात समझना, मान लो 4 दिन बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अभी तो ज्यादा लेक्चर नहीं, 3 इसके और 2 उसके, 4-5 लेक्चर बाकी है। तो 4-5 दिन बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रोवाइज मुझे कुछ पेमेंट करने वाला है आपके बैच का, मान लो 2 लाख रुपया। तो उन्होंने एंट्री पास कर दी, क्या? प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट टू बीबी सर, बट मुझे पेमेंट नहीं किया। मुझे पेमेंट किया 3-4 महीने बाद। तो टीडीएस कब काटेंगे? अभी एंट्री किया क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे या पेमेंट के टाइम पे? राइट आंसर इज विच एवर इज अर्लियर के टाइम पे। तो टीडीएस कब काटना है? जब आप किसी को पेमेंट करते हो या क्रेडिट करते हो, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो अर्लियर वाला इवेंट रहेगा। तो अभी 4 दिन बाद मेरा अकाउंट जब क्रेडिट करेंगे, मतलब मेरे नाम से जो एंट्री पास करेंगे प्रोफेशनल फीस टू बीबी सर, तभी मेरा टीडीएस है, वो टीडीएस काटना पड़ेगा और गवर्नमेंट को जमा ये लोग करवा देंगे। ठीक है, समझा? अब एक और चीज समझना, तो मैंने क्या बोला, टीडीएस कब काटना है? या तो पेमेंट के टाइम पे या क्रेडिट के टाइम पे, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो अर्लियर रहता है। लेकिन मैं बताऊं, इसके 5 एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन है? 5। इसके 5 एक्सेप्शन है, और ये 5 केसेस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मींस क्रेडिट के टाइम पे काटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेमेंट के टाइम पे काटना पड़ेगा 5 केसेस में। कौन कौन से 5 केसेस में, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला सैलरी के केस में। एक बात बताऊं, सैलरी के केस में आप टीडीएस कब काटोगे पता है? जब आप सैलरी का एक्चुअल पेमेंट करोगे। अगर आपने सैलरी पे नहीं की तो टीडीएस नहीं काटना, सैलरी का एक्चुअल पेमेंट किया तभी आपको टीडीएस काटना है। तो एक तो सैलरी के केस में, दूसरा विनिंग के केस में। क्या बोला? विनिंग्स के केस में। जो विनिंग से लॉटरी वगैरह लग जाती है, तो जब आपको एक्चुअल पेमेंट होगा तभी टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद में ईपीएफ के केस में, ईपीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड के केस में, जो प्रोविडेंट फंड का पैसा बाद में एम्प्लॉय को मिलता है और अगर वो टैक्सेबल होता है तो उसका भी टीडीएस कटेगा, तो वो पेमेंट के टाइम पे काटना है। ईपीएफ के बाद में अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था और उसका मैच्योरिटी हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी होता है तो उस पे भी टीडीएस है, वो पेमेंट के टाइम पे काटना है। और लास्ट पार्ट, अगर आपका प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर्ड हो गया था और कंपलसरी एक्विजिशन पे अगर आपने कंपनसेशन पे किया, तो वो कंपनसेशन के केस में भी एक्चुअल जब पेमेंट होगा तभी आपको टीडीएस काटना है करके। ठीक है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो।
मैंने आपको क्या बोला, देखो इस टॉपिक में आप सुनते जाना, समझते जाना, चीजों को समझते जाओगे। आप अगर लिखोगे कुछ भी, कोई मतलब नहीं है लिखने से, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इतना कुछ बता दूंगा जितना आप सोचा नहीं है। कौन से केसेस में क्या है मैं सब बता दूंगा करके, ठीक है। रुक जाओ थोड़े टाइम के लिए आप रुक जाओ, एक बार टॉपिक को समझ लो, टॉपिक को दिमाग में बिठा दो, फिर आपका कोई भी डाउट आता है तो मैं आपको टाइम दूंगा कि अब आप अपना डाउट पुट कर सकते हो। चलो, तो मैंने क्या बोला, मेरी तरफ देखो। टीडीएस है, वो टीडीएस कौन काटेगा? दो पार्टी होगी, एक पेयर एक पेई, एक पेयर और एक पेई। पेयर काटेगा पेई का, कौन से टाइम पे? पेमेंट या क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन 5 पेमेंट ऐसे है जिसमें टीडीएस पेमेंट के टाइम पे काटना है, सिर्फ पेमेंट के टाइम पे, क्रेडिट के टाइम पे ना बाबा ना, सिर्फ पेमेंट के टाइम पे। सर कौन कौन से 5 पेमेंट? सबसे पहला अगर सैलरी है, दूसरा विनिंग है, तीसरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, चौथा मैच्योरिटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और पांचवा कंपलसरी एक्विजिशन का कंपनसेशन जो मिलता है तो उस पे टीडीएस है, वो सिर्फ पेमेंट के टाइम पे काटना है करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, अपन टीडीएस की बहुत सारी रेट देखेंगे, टीडीएस की बहुत सारी रेट देखेंगे, कहीं पे 2% होगा, कहीं पे 5% है, कहीं पे 10% है, कहीं पे 30% है। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये टीडीएस की जितनी भी रेट्स है, ये रेट्स फ्लैट रेट है, मींस ये फ्लैट रेट है, या इसमें हमको हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ना पड़ेगा? जैसे पोपली सर को प्रोफेशनल फीस देते तो 10% टीडीएस काटना है, तो 10% ही लेना है, या 10 में हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज वगैरह कुछ जोड़ना पड़ेगा? राइट आंसर इज जितनी भी टीडीएस की रेट है वो सब फ्लैट रेट है। बोलो फ्लैट रेट है, फ्लैट रेट है। जितनी भी टीडीएस की रेट है वो फ्लैट रेट है। लेकिन एक बात बताओ, दो केसेस में, इसके दो एक्सेप्शन है ब्यावर वालों, दो केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस या सरचार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। एक तो तुम्हारा सैलरी के केस में, जब भी आप सैलरी के केस में टीडीएस काटोगे तो सैलरी के केस में क्या करना पड़ेगा पता है आपको? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अगर सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज भी आपको ऐड करके और फिर टीडीएस काटना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो, आप किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का मतलब होता है जो भी इंडिया के बाहर नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी, अगर उसको पेमेंट करते हो तो उस केस में क्या होगा पता है? आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज जोड़ के और फिर टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखो, मैंने बोला जितनी भी टीडीएस की रेट है वो फ्लैट रेट है, जितनी भी टीडीएस की रेट है वो फ्लैट रेट है, लेकिन आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज है वो कंसीडर करना पड़ेगा, एक तो सैलरी के केस में, और दूसरा अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो तो उस केस में। अब एक और चीज समझना, सर टीडीएस तभी काटना है जब वो इनकम आगे वाले के हाथ में टैक्सेबल है। अगर वो इनकम टैक्सेबल ही नहीं है आगे वाले के हाथ में तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ब्यावर वालों, अगर वो इनकम आगे वाले के हाथ में टैक्सेबल है तो ही टीडीएस काटना है, अगर वो टैक्सेबल ही नहीं है, एग्जेम्प्ट इनकम है, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो एग्रीकल्चर इनकम किसी को मिलेगा, वो तो एग्जेम्प्ट है, तो उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। वैसे ही डिविडेंड मिला कंपनी से, डोमेस्टिक कंपनी से, वो तो एग्जेम्प्ट है, तो उस पर टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। वैसे ही यूटीआई म्यूचुअल फंड का इनकम मिला, वो तो एग्जेम्प्ट है, तो क्या उस पर टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। तो टीडीएस वही काटना है जब वो इनकम है वो रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल है, अगर टैक्सेबल है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना आप लोग, जो भी सर पेई होता है ना, पेई, पेई मतलब जो रिसीवर, पेई मतलब रिसीवर, ये पेई को अपना जो पेन नंबर है ना, पेन नंबर, पेन कार्ड, ये पेन कार्ड पेयर को देना पड़ेगा। मिस पेयर को वो पेन कार्ड देगा, मतलब पेन नंबर तो देना पड़ेगा, जो टीडीएस काटेगा उसको पेन नंबर देना पड़ेगा पेई का। अगर पेई ने उसका पेन नंबर नहीं दिया तो उसका टीडीएस कौन सी रेट से काटेंगे पता है? जो भी रेट प्रिस्क्राइब्ड की हुई है वो रेट, या फिर 20% विच एवर इज हायर की रेट से टीडीएस काट देंगे। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो पेयर है प्रोवाइज, और प्रोवाइज ने क्या किया, अपने पोपली सर को पेमेंट किया, पोपली सर को पेमेंट किया, और पोपली सर को पेमेंट कितना किया? मान लो 1 लाख रुपए का प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया। तो पोपली सर को अपना पेन नंबर देना पड़ेगा प्रोवाइज को कि ये मेरा पेन नंबर है, पेन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है।
अगर पोपली सर ने पेन नंबर नहीं दिया या पोपली सर ने गलत पेन नंबर दिया तो पोपली सर का टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा पता है? जो टीडीएस की रेट सेक्शन में दे रखी है और 20% विचएवर इज हायर। जैसे मान लो प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस कटता है 10% से, तो 10% और 20% हायर कम्स टू 20%, तो 20% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, 20% की रेट से टीडीएस है वो टीडीएस कट जाएगा। अब एक और चीज समझना, मान लो प्रोवाइज है वो टीडीएस काटना भूल गया, बोलो भूल गया प्रोवाइज टीडीएस काटना भूल गया पोपली सर का, ठीक है? तो पोपली सर ये बोलेंगे कि नहीं मैं तो टैक्स भरूंगा ही नहीं क्योंकि प्रोवाइज ने नहीं काटा इसके लिए। अरे भाई प्रोवाइज भूल गया तो क्या हुआ, तुमको तो टैक्स भरना ही पड़ेगा, तो पोपली सर को टैक्स भरना पड़ेगा, पोपली सर को टैक्स भरना पड़ेगा करके, ठीक है? अगर मान लो पेयर किसी कारण से ही फेल्स टू डिडक्ट द टीडीएस, अगर वो फेल हो जाता है, टीडीएस नहीं काट पाते प्रोवाइज वाले, तो क्या पोपली सर ऐसे नाचेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो नाचूंगा, ठीक है मैं तो नाचूंगा, मुझे तो टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रोवाइज ने टीडीएस नहीं काटा, मुझे तो मजा आ गया, मुझे तो पूरे पैसे मिल गए? नहीं, पोपली सर को टीडीएस पे करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस पृथ्वी यार, पोपली सर को टीडीएस है वो टैक्स है वो गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। अब एक और चीज समझता, मान लो प्रोवाइज ने टीडीएस काट लिया और प्रोवाइज गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करवा रहा है, तो बेचारे पोपली सर उतना टैक्स नहीं भरेंगे क्योंकि प्रोवाइज ने टीडीएस काट लिया। मान लो प्रोवाइज ने टीडीएस काट लिया 10,000 का, और ये 10,000 प्रोवाइज वाले पे ही नहीं कर रहे, प्रोवाइज वाले पे ही नहीं कर रहे गवर्नमेंट को, अपनी जेब में डाल के बैठ गए, बोले हम तो नहीं पे करेंगे करके, ठीक है? तो पोपली सर बेचारे जो है वो क्या उतना पैसा 10,000 का पोपली सर अब गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे? नहीं, पोपली सर बोलेंगे प्रोवाइज ने मेरा टीडीएस काटा, प्रोवाइज का कान पकड़ो और प्रोवाइज से ले लो वो 10,000, तो फिर प्रोवाइज को ही 10,000 पे करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, ये टीडीएस जो कटता है ना, ये हर पेमेंट पे नहीं कटता, ये इसके स्पेसिफिक पेमेंट है जो अपन देखेंगे आज करके, ठीक है? टीडीएस है वो कुछ स्पेसिफिक पेमेंट्स के केस में ही कटता है, तो कुछ स्पेसिफिक पेमेंट है वहीं पे टीडीएस लगता है। तो आज अपन सीखेंगे कि टीडीएस कहां कहां लग रहा है, कैसे कैसे लग रहा है, वो सब चीजें हैं वो हम सीखने वाले हैं। अब एक और चीज समझना, आप टीडीएस है ना वो भले आप पेमेंट कर रहे हो वो पर्सनल नेचर का है या बिजनेस नेचर का है तो भी टीडीएस कटेगा, भले पर्सनल नेचर का है या बिजनेस नेचर का पेमेंट है तो भी टीडीएस कटेगा, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है जो 194J में देखेंगे या 194C में देखने वाले है करके, ठीक है? चलो एक काम करो, एक बार अपनी बुक पे आओ और फिर अपन चालू करते हैं टीडीएस। तो आपकी बुक में टीडीएस दे रखा है ऑन द पेज नंबर, मेरी बुक में तो ढूंढना पड़ेगा मुझे क्योंकि मेरे पास फाइनल का बुक है, तो मेरे को फाइनल की बुक में ढूंढना पड़ेगा टीडीएस मैंने कहां दे रखा है। मिल जाए ना, मजा आ जाए। आप बोलोगे फाइनल में भी ऐसा ही है? हाँ, टीडीएस फाइनल में सेम है, टीडीएस और ये आया, ये तो नहीं, हाँ इंटरेस्ट अब आएगा, ये आया। हाँ चलो, आपकी बुक में 167 है, मेरी बुक में थोड़ा अलग है, मेरे पास इंटर का बुक इसमें मैंने लिया नहीं, फाइनल का बुक है मेरे पास। तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम? यस, अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम? देखो तुम फाइनल का पढ़ रहे हो, पता है तुमको लग नहीं है तुम फाइनल का पढ़ रहे हो, टीडीएस फाइनल में भी सेम ही है। इसने क्या कहा बोला पता है? टॉपिक नंबर ये 30 है, मतलब फाइनल में बहुत टॉपिक है। हाँ फाइनल में बहुत टॉपिक है, फाइनल में 50 टॉपिक है, 50 फाइनल में 50 टॉपिक है। फाइनल फील आ रहा है, आना ही लगे, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे क्या दे रखा, आपके पास बुक है, आप अपनी बुक से देखोगे, देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले इधर देखो सब लोग, TDS is deducted only if the amount is taxable in hands of the receiver। अगर रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल है तो ही TDS कटेगा। दूसरा, TDS requirement is arise, कब TDS काटना? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग ऑफ द अकाउंट, whichever is earlier, दोनों में से जो पहले होता है तब आपको TDS काटना है। बट इन द फॉलोइंग केसेस TDS is deducted at the time of payment only। इन केसेस में आपको सिर्फ पेमेंट के टाइम पे TDS काटना है। कौन कौन से केसेस में? सबसे पहले सैलरी के केस में, दूसरा ईपीएफ के पेमेंट के केस में, तीसरा विनिंग के केस में, चौथा मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब एक बात समझना, ऑल टीडीएस रेट है वो फिक्स रेट है, ऑल टीडीएस रेट है वो तुम्हारी क्या है? फिक्स रेट है करके, ठीक है? 1%, 2%, 5%, 10%, एटसेट्रा एटसेट्रा।
बट इफ पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी और पेमेंट ऑफ सैलरी, सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड नॉट ओनली फ्रॉम पेमेंट ऑफ कमर्शियल पर्पज, अगर आप पर्सनल पर्पज, ऑल्सो इन केस ऑफ पर्सनल पर्पज, जैसे मैंने मेरा घर भाड़े पे लिया और मैंने घर का भाड़ा दिया और भाड़े पे मान लो टीडीएस कटता है तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा, पर्सनल पेमेंट पे भी काटना पड़ेगा। लेकिन सब्जेक्ट टू दो एक्सेप्शन आएगी 194C और 194J में, वेयर टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट फॉर पर्सनल पर्पज बाय इंडिविजुअल HUF। If payee does not furnish the पेन, अगर मान लो पेई ने अपना पेन नहीं दिया, EPF का मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अभी आएगा पाली। If payee does not furnish his pen, then payer the TDS कौन सी रेट से काटेगा बताए, रेट एज पर रेस्पेक्टिव सेक्शन और रेट 20% विच एवर इज हायर। इसके बाद ये CBDT का सर्कुलर वाला पार्ट, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो मैंने नहीं ले रखा, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपके सिलेबस में है, पॉइंट नंबर 6, देखो क्या दे रखा है। इफ द पेमेंट इज मेड बाय पेयर विदाउट टीडीएस, मतलब पोपली सर को पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा, देन पेई शैल बी रेस्पॉन्सिबल टू मेक पेमेंट टू टैक्स डायरेक्टली, तो पेई को, पोपली सर को डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा डांस नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मैं तो नहीं पे करूंगा, ऐसा तो पे करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। हाँ, हाउएवर इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द पेयर, बट प्रोवाइस ने मान लो टीडीएस काट लिया, बट नॉट डिपोजिटेड विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करवा रहे ये लोग, then payee cannot be called upon to pay that much tax। तो पोपली सर को नहीं बुलाया जाएगा कि तुम इतना टैक्स भरो, पोपली सर का बेचारों का कटा है टैक्स करके, ठीक है। हाँ चलो, अब हम एक एक सेक्शन पढ़ना चालू करते हैं। सब लोग पूरा ध्यान दोगे, जैसा जैसा मैं पढ़ाऊंगा उस पर आप ध्यान देते जाओगे। एक एक सेक्शन हम चालू करेंगे कि कौन कौन से पेमेंट्स पे टीडीएस काटना है, कितना काटना है, कैसे काटना है, सब चीजें हैं वो समझ में आएगा। 4th पॉइंट आपको नहीं आया कोई बात नहीं, बिलवाड़ा रुक जाओ अभी करके, ठीक है। चलो, कोहाट वाले बोलते हैं कि अब सर है ना, आप हमको 10 मिनट का ब्रेक दे दो, घर पे चले जाओ, घर पे समोसे खाने हैं तो घर पे चले जाओ, ठीक है। इनको समोसे खाने हैं, देखो ना पागल बच्चों को, लिखो लिखो मत, आप देखते जाओ। अब सबसे पहली सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 192, बोलो 192, दैट इज टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन सैलरी, ठीक है। 192 is a TDS on salary, सैलरी पे TDS। अब एक बात बताओ, कौन TDS काटेगा, किसका काटेगा, समझने की कोशिश करना। तो आप ही बताओ, TDS के केस में पेयर कौन रहेगा, मींस कौन TDS काटेगा, और पेई कौन रहेगा, भाई किसका TDS कटेगा और कौन सी रेट से कटेगा, समझने की कोशिश करना। तो देखो बेटा, सबसे पहले टीडीएस, सैलरी पे टीडीएस कौन काटेगा, एम्प्लॉयर काटेगा। तो एम्प्लॉयर काटेगा, और एम्प्लॉयर में कोई भी पर्सन हो, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, एम्प्लॉयर भले इंडिविजुअल HUF कोई भी हो, वो टीडीएस काटेगा। अब एक और बात समझना आप लोग, एम्प्लॉयर काटेगा, किसका काटेगा, एम्प्लॉय का काटेगा, एम्प्लॉय का टीडीएस कटेगा, टीडीएस, हाँ एम्प्लॉय का काटेगा। वो एम्प्लॉय भले रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कौन सी रेट से टीडीएस काटेगा, स्लैब रेट से। कौन सी रेट से टीडीएस काटेगा, स्लैब रेट से, वो स्लैब रेट से टीडीएस काटेगा। तो देखो, सबसे पहले ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, कौन काटेगा, पेयर काटेगा, किसका काटेगा, पेई का काटेगा। कौन सी रेट से काटेगा, स्लैब रेट से काटेगा। अब एक चीज समझना, एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो प्रोवाइज है, तो प्रोवाइज, और हमारा एक एम्प्लॉय है ये वाला, जिसका नाम है मिस्टर दीपक। दीपक जो है वो इसका नाम है। अब एक बात समझना, दीपक जो है इंदौर, दीपक जो है वो दीपक का टीडीएस कटेगा करके, ठीक है। अब एक बात समझना, क्या कटेगा, टीडीएस, यस लो, हाँ। अब एक बात बताओ, दीपक का सैलरी कितना है पता है, पूरे साल का मिला के? दीपक का सैलरी है पूरे साल का मिला के मान लो 6 लाख। दीपक का सैलरी 6 लाख। अब एक बात समझो, प्रोवाइस क्या करेगा, पहले 6 लाख पे टैक्स निकालेगा, 6 लाख पे टैक्स निकालेगा। क्या निकालेगा, टैक्स। तो देखो 6 लाख पे टैक्स कितना आएगा, निकालो स्लैब रेट से। तो 5 लाख माइनस तुम्हारा 12,500 प्लस 20,000, कितना 32,500 आया। कितना आया, 32,500 आया। हाँ, अब उसमें ऐड करो, इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 33,800 आया।
अब एक बात बताओ, इसको डिवाइड करेंगे 12 महीने से, क्योंकि हर महीने काटना पड़ेगा। तो हर महीने दीपक का टीडीएस कटेगा कौन सी रेट से पता है? 2817 16.17 मीन्स 2817 2817 2817 2817 हम हर महीने काट लेंगे करके, ठीक है। हर महीने हम काटेंगे टीडीएस कितना? 2817। दीपक भी हंस रहा है करके, ठीक है। तो हर महीने हम टीडीएस काटेंगे कौन सी रेट से? 2817 2817 2817 2817। अब एक और चीज समझना सर, मान लो एम्प्लॉय जो है ना वो अदर इनकम का डिटेल भी दे देता है। वो बोलता है कि मेरा अदर इनकम भी है, अदर इनकम भी है, उस पे भी टीडीएस काट लो। तो क्या एम्प्लॉयर अदर इनकम को भी कंसिडर करेगा या नहीं? अगर दीपक बोलता है कि मेरा है ना हाउस प्रॉपर्टी का इनकम भी है 1 लाख, मुझे आके बोलता है प्रोवाइज वालों को, मींस एम्प्लॉई अदर इनकम का डिटेल फर्निश करता है कि मेरा अदर इनकम जो है ये है, तो क्या अदर इनकम को एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा? आंसर इज यस, करेगा, करना पड़ेगा पार्क एंड वालों। अगर मान लो एम्प्लॉय अदर इनकम का डिटेल देता है कि अदर इनकम मेरी ये है, तो अदर इनकम का डिटेल देता है तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा और अदर इनकम को इंक्लूड करके और फिर टीडीएस काटना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि एम्प्लॉय जो है वो अगर अदर इनकम का डिटेल भी देता है कि मेरा अदर इनकम भी है, मैं इस पे भी टीडीएस काट लो, तो वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय लॉसेस का डिटेल देता है, समझने की कोशिश करना, एम्प्लॉय जो है वो लॉसेस का डिटेल देता है तो एम्प्लॉयर कंसिडर नहीं करेगा। ना बाबा ना, लॉसेस का डिटेल कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन एक लॉसेस का डिटेल कंसिडर करेगा, किसका पता है? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एम्प्लॉय बताता है कि मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इतना लॉस है, तो एम्प्लॉयर उसको कंसिडर करके और फिर टीडीएस काटेगा। अब एक और चीज समझना, अगर एम्प्लॉय डिडक्शन का डिटेल देता है, एम्प्लॉय बोलता है कि मेरा एटीसी का सर इतना डिडक्शन है या एटीडी का इतना डिडक्शन है, तो क्या एम्प्लॉयर डिडक्शन को भी कंसिडर करेगा या नहीं? आंसर इज यस, वो डिडक्शन को कंसिडर करेगा। तो मैं बोलूं एम्प्लॉय ने अदर इनकम का डिटेल दिया, एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा। लॉसेस का डिटेल दिया, नहीं कंसिडर करेगा एक्सेप्ट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और डिडक्शन का डिटेल दिया तो डिडक्शन का डिटेल कंसिडर करेगा करके। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल में एक बात बताओ, जैसे दीपक ने क्या किया पता है? दीपक ने बोला कि सर मेरा दूसरा भी इनकम है। फॉर एन एग्जाम्पल उसने बोला कि मेरा आईएफओएस का इनकम है वो मान लो 2 लाख है, तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। ये बोलता है मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 1.5 लाख, हम उसको भी कंसिडर करेंगे 1.5 लाख हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, ठीक है। अब अपन देखेंगे कितना आया टोटल, तो 6 लाख 8 लाख, 8 लाख में से गया तो 6,50,000। अब एक बात बताओ, दीपक बोलता है कि मैंने एलआईसी का पॉलिसी लिया है, उसका है मान लो 40,000, तो वो 40,000 भी हम कंसिडर करेंगे और बचेगा कितना? 6,10,000। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ 6,10,000 पे टैक्स निकालेंगे। ये जो 6,10,000 है, इस 6,10,000 पे हम टैक्स निकालेंगे। कितना आएगा 6,10,000 पे टैक्स? देखो तो 6,10,000 माइनस 5 लाख का आपका 20% प्लस 12,500 प्लस 4%, इट्स कम्स टू 35,880। हाँ भाई 35,880 आया। तो डिवाइड बाय कितना करेंगे? 12। तो 12 महीने, तो हर महीने कितना काटेंगे? 35,880 डिवाइड बाय 12, तो हर महीने कटेगा 2990। तो दीपक का हर महीने 2990 2990 2990 2990 हम टीडीएस काटते जाएंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। हाँ, केवल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में झोल नहीं हो सकता, चिटिंग नहीं हो सकती। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से आ सकता है, उसमें कोई चिटिंग हो नहीं सकती। तो ये जो टीडीएस आएगा, इतना टीडीएस उसका अपन काटेंगे। क्या हुआ हांसी, क्या पूछ रहे हो आप? टैक्स मतलब क्या पूछ रहे हो आप? क्या पूछ रहे हो हांसी? 35,880 कैसे आया? अरे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ो ना हांसी। ओ 35,880 कहां से आया? अब इनको मैं वापस स्लैब रेट्स सिखाता हूं जो पहले लेक्चर में सिखाया था। एक बात बताओ, 6-10 पे टैक्स निकालो, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना? 5%, 12,500। फिर 5 लाख से ऊपर कितना? तो 5 लाख से ऊपर 1,10,000, तो 1,10,000 का कितना परसेंट? 20%, 22,000 बेटा। तो 22,000 और ये कितना हुआ? 34,500। और बेटा इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करो ना, 35,880 आ जाता है। ओके, याद आ गया कुरुक्षेत्र को? वाओ। हाँ, अब एक और चीज समझना आप लोग।
अब एक और चीज समझना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, समझना, मैं जो जो चीजें समझाता हूं वो समझते जाना। एक कंसेप्ट आता है, इधर देखो मेरी तरफ, हाँ, एक कंसेप्ट आता है कि कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है एम्प्लॉय दो दो जगह काम करता है। किसी का नाम बोल दो, उसके नाम से एग्जाम्पल ले ले, तुमको नाम बोलते तो याद रहता है, जैसे पूनम का नाम तुमको याद था अभी भी। चलो किसी का नाम बोलो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी एम्प्लॉय को जॉब करवाते हैं। अपना प्रयागराज से बंदा है हरप्रीत करके, हरप्रीत नहीं, प्रेम, प्रेम, जबलपुर से प्रेम, प्रेम का ना एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा नाम है, प्रेम 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 प्रेम। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ, हाँ पोपली सर, चलो इधर देखो, प्रेम की बात करते हैं। एक बंदा है जिसका नाम है प्रेम, ये तुम्हारा प्रेम। अब एक बात बताओ, प्रेम का कटेगा टीडीएस। अब एक बात बताना, समझना, हाँ, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय दो दो जगह जॉब करता है। तो प्रेम है वो एक कंपनी में जॉब करता है जिसका नाम है सनी लिमिटेड, सनी लिमिटेड कंपनी है, उसमें जॉब करता है प्रेम। और सनी लिमिटेड से उसको कितना सैलरी मिलता है पता है? सनी लिमिटेड से उसको सैलरी मिलता है एक साल का, मान लो 6 लाख, 6 लाख। और साथ में वो पूनम लिमिटेड में भी काम करता है, एक कंपनी है जिसका नाम है पूनम लिमिटेड। प्रेम वहां पे भी काम करता है, यहाँ नाइट ड्यूटी, वहां पे रात्रि की ड्यूटी करके, ठीक है, सिक्योरिटी का काम करता है बेसिकली ये। तो वहां से सैलरी मिलता है 8 लाख। तो देखो यहां पे 6 लाख और उधर कितना है 8 लाख करके, ठीक है, इतना सैलरी मिलता है। अब एक बात बताओ, कौन कितना काटेगा टीडीएस, समझने की कोशिश करना। तो सनी लिमिटेड कितना टीडीएस काटेगी? तो सनी लिमिटेड टीडीएस काटेगी 6 लाख पे। तो 6 लाख पे टैक्स कितना आता है निकालो, 5 लाख पे 12,000, 20,000 प्लस 12,500 प्लस 4%, मैं बोलूं 33,800, 33,800। तो 33,800 तो ये टीडीएस काटेगी, हाँ भाई, डिवाइड बाय 12 करके हर महीने। एक बात बताओ, वो कितना टीडीएस काटेंगे पूनम लिमिटेड वाले 8 लाख पे? तो 8 लाख माइनस 5 लाख, इट्स कम्स टू 3 लाख का 20% प्लस 12,500 प्लस 4%, कितना 75,400 दरवना, यस वेरी गुड, 75,400 टीडीएस काटेगा कौन? पूनम लिमिटेड। अब एक बात बताओ, टीडीएस, टोटल टीडीएस कितना कटा? टोटल टीडीएस कितना कटा? 33,800 इन्होंने काटा सनी लिमिटेड ने, एक बात ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं वो, और 75,400 उन्होंने काटा। तो 33,800 1,09,200, 1,09,200 टोटल कटा। लेकिन एक बात बताओ, इनका टीडीएस कम कटा, ऐसा क्यों? एक बात बताओ, जब अब प्रेम अपना रिटर्न फाइल करेगा तो प्रेम का टैक्स कितना आएगा? मैं बोलूं प्रेम जब अपना रिटर्न फाइल करेगा तो प्रेम अपनी सैलरी कितनी लेगा? सैलरी दोनों से मिला के उसको कितनी 14 लाख की सैलरी मिल रही है, हाँ भाई, दोनों को मिला के 14 लाख की सैलरी मिल रही है, 8 और 6। अब एक बात बताओ, जब प्रेम अपना टैक्स निकालेगा तो टैक्स तो 14 लाख पे कितना आएगा, तुम ही बताओ। 14 लाख पे 10 लाख 30% प्लस 1 लाख प्लस 12,500, इट्स कम्स टू 2,32,500 आया, हाँ भैया, कितना आया? 2,32,500 आया। अब एक बात बताओ, उसका टैक्स आ रहा है 2,32,500, लेकिन उसका टीडीएस कितना कटा है? सिर्फ 1,09,200। ये तो गलत है ना, मतलब टीडीएस बहुत कम कटा है। एक बात बताओ, टीडीएस कम क्यों कटा, उसका रीजन क्या है, आप मुझे बताओगे? इसमें टीडीएस कम क्यों कटा, उसका रीजन क्या है, आप मुझे रीजन बताओगे? अच्छा, 232,500 सेस ऐड करने के बाद है पहले है? 4 लाख का 30% प्लस 1,12,500 प्लस 4%, अच्छा 2,41,800 आएगा यहाँ पे सेस के बाद, हाँ 2,41,800। एक बात बताओ, टीडीएस कम क्यों कटा, उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि दोनों ने बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट ले लिया, मतलब ये कंपनी भी बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट ले रही है, वो कंपनी भी बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट ले रही है, ऐसा हो रहा है। तो इस केस में लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं पता है? कि जब आप दो जगह काम करते हो एक साथ में, जब आप दोनों ने स्लैब रेट का बेनिफिट ले लिया, इधर दो दो जगह स्लैब रेट का बेनिफिट ले लिया टीडीएस के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहां पे लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं कि आप जब दो जगह काम करते हो, एक से ज्यादा जगह काम करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है?
कि एक जगह से जो सैलरी मिल रही है ना और टीडीएस जो कट रहा है उसका डिटेल आपको अपने चॉइस के दूसरे एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। मींस आपको जो एक जगह सैलरी मिल रही है, एक जगह जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी का, आपको जो एक जगह जो सैलरी मिल रही है और जो टीडीएस कट रहा है उसका डिटेल दूसरे एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, जिससे दूसरा एम्प्लॉयर उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगा। तो जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि प्रेम की चॉइस है पूनम, प्रेम ने चॉइस किया पूनम को कि पूनम को डिटेल दे देगा, तो पूनम को डिटेल सबमिट करेगा कि उसको सनी लिमिटेड से कितना सैलरी मिल रहा है। तो पूनम लिमिटेड क्या करेगी, उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगी। क्या बोला मैंने? पूनम लिमिटेड क्या करेगी, उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगी। जैसे अपन इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते, देखो जैसे इस एग्जांपल में सनी लिमिटेड नॉर्मल टीडीएस काटेगी जैसा पहले काटते थे। तो देखो सनी लिमिटेड 33,800 आया, डिवाइड बाय 12 करके, और एवरी मंथ डिवाइड बाय 12, एवरी मंथ 2817 का टीडीएस काटेगी। अब एक बात बताओ, पूनम लिमिटेड क्या करेगी पता है? पहले सैलरी फ्रॉम पी जो है वो तो 8 लाख, अब ये लेंगे सैलरी फ्रॉम सनी, एस लिमिटेड से कितना मिल रहा है 6 लाख, और पूनम लिमिटेड टोटल करेगी 14 लाख और इस पे टैक्स निकालेगा। अब एक बात बताओ, 14 लाख पे टैक्स पूनम लिमिटेड कैसे निकालेगी? तो 14 लाख माइनस 30% प्लस 1,12,500 प्लस 4%, तो कितना आया 241,800। अब इसमें से ऑलरेडी टीडीएस एस लिमिटेड ने कितना डिडक्ट किया है 33,800, तो 33,800 उन्होंने डिडक्ट कर दिया, तो बचेगा कितना 2,08,000। तो 2,08,000 है, डिवाइड बाय 12, इतना पूनम लिमिटेड टीडीएस है वो काटेगी। तो इट्स कम्स टू द 17333 है, वो एवरी मंथ पूनम लिमिटेड टीडीएस है वो काट लेगी। सो बड़ा सिंपल है कि इसमें क्या होता है, जब आप इंदौर वालों, जब आप दो जगह काम करते हो एक साथ में, जब आप एक ही साथ में दो कंपनियों में काम करते हो, दो जगह काम करते हो, तो एक कंपनी से जो सैलरी मिलती है या उसने जो टीडीएस काटा है उसका डिटेल आपको दूसरे को देना पड़ेगा, और दूसरा क्या करेगा, उसको कंसिडर करने के बाद में टीडीएस काटेगा। ऐसा तब भी करना पड़ता है जब आपकी जॉब चेंज हो जाती है। आप मान लो जून तक कहीं और काम करते थे, फिर जुलाई से आपने जॉब चेंज कर दी, कहीं और काम करने लग गए, तो आपको नए एम्प्लॉयर को वो सैलरी का डिटेल है वो देना पड़ेगा, और जब नए एम्प्लॉयर को सैलरी का डिटेल दोगे उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगा। ये यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? हां चलो डन। अब एक बात बताओ, एक और कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट। अब हम किसी का और नाम लेंगे, बोलो नाम बोलो किसी का, ये प्रेम के नाम से था, एक और नाम बोलो, माही। चलो माही के नाम से चित्तौड़गढ़, चलो चित्तौड़गढ़ वाले माही के नाम से लेते हैं, ठीक है? इधर देखना सब लोग, एक कंपनी है जिसका नाम है मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, और ये माही जो है ये उसकी एम्प्लॉय है। माही क्या है? एम्प्लॉय है। किसमें? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। अब एक बात समझना आप लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, ध्यान देना पूरा। माही की सैलरी है, सैलरी जो है वो सैलरी आफ्टर क्लेमिंग वो 50,000 का डिडक्शन, 50,000 का डिडक्शन लेने के बाद मान लो 6 लाख है आफ्टर डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन? अंडर सेक्शन 16 वाला। और माही को कुछ नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट भी मिलते हैं। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, परक्यूजिट का मतलब होता है, परक्यूजिट का मतलब होता है बेनिफिट। सैलरी में आप पढ़ोगे, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, सैलरी में आता है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट। तो माही को 2 लाख के नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट भी मिलते हैं, तो माही की टोटल इनकम हो गई 8 लाख। अब एक बात बताओ, 8 लाख पे टैक्स कितना आएगा? तो 8 लाख पे जब आप टैक्स निकालते हो तो आपका 20% प्लस 12,500 प्लस 4%, इट्स कम्स टू 75,400। 75,400। अब एक बात बताओ, टीडीएस कौन काटेगा? रिलायंस काटेगी। रिलायंस कितना टीडीएस काटेगी? 75,400 डिवाइड बाय 12,
तो एवरी मंथ टीडीएस है वो 6283 है, वो टीडीएस काट लेगी। 6283 है वो टीडीएस है, वो टीडीएस काट लेगी। कौन? रिलायंस। अब एक चीज समझना आप लोग, एक कंसेप्ट आता है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंसेप्ट आता है कि बहुत बार ऐसा होता है, एम्प्लॉयर ये बोलता है, रिलायंस ये बोलती है कि तुम्हारा जो ये नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है ना, इस पे टैक्स रिलायंस भर देगी अपनी जेब से। भाई टैक्स अल्टीमेटली भरना किसको चाहिए? माही को। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में कि जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है उस पे टैक्स रिलायंस खुद भर देगी, ऐसा बोल देती है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि मान लो टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ER लिखा है मैंने, एम्प्लॉयर बोलता है कि हम भर देंगे नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स। तो अब एक बात बताओ, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स एम्प्लॉयर भर रहा है तो होगा क्या? ये जो 75,400 है, इसमें से जो टैक्स आएगा, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, वो कितना आएगा? तो मैं बोलूं 75,400 जो है ये 8 लाख के लिए है, तो 2 लाख के लिए कितना आएगा? 2 लाख का प्रपोर्शनेट कितना आया? 75,400 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, इट्स कम्स टू 18,850। 18,850 ओल्ड DLF डिवाइड बाय 12, तो इतना टीडीएस कौन भरेगा? एम्प्लॉयर भरेगा अपनी जेब से हर साल, हर महीने। दैट इज 1571 1571 एवरी मंथ है, वो क्या होगा कि रिलायंस अपनी जेब से भर देगा। और उसकी सैलरी से कितना काटेगा? बैलेंस टैक्स कितना आएगा? तो बैलेंस टैक्स जो है वो कितना आएगा? तो आपका 75,400 माइनस 18,850, इट्स कम्स टू द 56,550 डिवाइड बाय 12, ये जो आएगा 4712.5, ये डिडक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी, ये एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा। ये जो है ये एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा हर, ये जो है, तो कुल मिला के मैं बोलूं ये वाला एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा और ये एम्प्लॉयर अपनी जेब से भरेगा नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स। तो ये नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स जो है ये एम्प्लॉयर अपनी जेब से भरेगा ये वाला, और वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा, वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा, ये एम्प्लॉयर अपनी जेब से भरेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे कंसेप्ट है जो मेरे को आपको समझाना है। एक बात बताओ, ये जो 18,850 है, ये 18,850 ये टैक्स था किसका? माही का था। बट रिलायंस बोलती है कि हम भर देंगे, ये रिलायंस अपनी जेब से भर रहा है। ये जो 18,850 है ये रिलायंस अपनी जेब से भर रहा है। एक बात बताऊं, एम्प्लॉय को इतना बेनिफिट हुआ? एम्प्लॉय को इतना बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आपका टैक्स कोई और भर रहा है, आपका टैक्स एम्प्लॉय का टैक्स है अल्टीमेटली, एंड इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, इट इज पेड बाय रिलायंस। तो बेटा माही को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना बेनिफिट। कितने का हुआ? 18,850 का। 18,850 का बेनिफिट हुआ। और एक बात बताओ, 18,850 का बेनिफिट हुआ तो यह भी तो इनकम माना जाना चाहिए। सर ये भी तो इनकम माना जाना चाहिए, ये भी तो बेनिफिट हुआ माही को, तो इसको भी तो एम्प्लॉय की सैलरी में वापस जोड़ना चाहिए और उसमें वापस ऐड करके टैक्स निकालना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं, ये बेनिफिट एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है। मतलब जो तुम्हारा नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स भरता है 18,850 है, इट इज एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 1010cc करके एक सेक्शन होती है 1010cc, और 1010cc में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा एम्प्लॉई के हाथ में। एम्प्लॉई के हाथ में एग्जेम्प्ट है, वापस से ऐड करने की जरूरत नहीं। 18,850 एग्जेम्प्ट है, उसकी इनकम 8 लाख की होगी, 8,18,850 नहीं होगी। अब एक और बात बताऊं, एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी पीजीबीपी में, और पीजीबीपी में क्या ये 18,850 जो है, क्या एम्प्लॉयर इसका डिडक्शन ले सकता है क्या?
क्या एम्प्लॉयर बोल सकता है कि मुझे P&L के डेबिट में 18,850 डालने दे दो? आंसर इज नो, डिडक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि वो उसके हाथ में क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो मैं बताऊं यहां पे नॉट अलाउड टू एम्प्लॉयर अंडर PGBP। ठीक है, बस। तो मैं बताऊं, सिर्फ मुझे आपको ये कोरिलेट करवाना था यहां पे, ये सब एग्जांपल माही वाले से। दो चीजें याद रखो, एक तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पे टैक्स भरा, वो एम्प्लॉयर को PGBP में अलाउ नहीं है, और एम्प्लॉय के हाथ में वो एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं है, टैक्स वाला अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं है। अब एक और बात बताओ मुझे, एक मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप मुझे बताना मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, ठीक है? भुवनेश्वर, वाई इट इज, भुवनेश्वर अगर ये वाला पार्ट समझा नहीं हो ना तो भी चलेगा, ये वाला पार्ट अगर नहीं समझा हो ना तो भी चलेगा करके, ठीक है? ये वाला पार्ट आपको नहीं भी समझा हो तो भी चलेगा, बिकॉज द इंटर के लिए इतना इंटरलिंकेज की जरूरत नहीं है। चलो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक बात बताओ, ये होटल में जो एम्प्लॉय काम करते हैं ना, पता है उनको टिप मिलती है, टिप पता है, टिप मिलती है, टिप। आप बताओ ये टिप सैलरी में जाएगी या IFOS में जाएगी? एक बात बताओ, ये टिप सैलरी में जाएगी या IFOS में जाएगी? तुम ही बताओ। IFOS में जानी चाहिए या सैलरी में? सब लोग बोल रहे हैं IFOS में जानी, सीधी सी बात है, वो एम्प्लॉयर से थोड़ी मिलती है। अरे भैया वो टिप एम्प्लॉयर से थोड़ी मिलती है, वो तो IFOS में जाएगी। देखो क्या होता है, कस्टमर से कलेक्ट होती है टिप, और फिर एक केस में हुआ था, एक बड़ा केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और सुप्रीम